जितना भी पाइप होता है ना उसको हम ट्यूब कहते हैं, इसलिए इसको हम ट्यूबलाइट कहते हैं। और चूंकि इसमें मरकरी भरा हुआ रहता है इसीलिए इसको मरकरी भी कहते हैं। बोलो। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आवासीय भवनों संस्थानों व कार्य के अनुसार प्रदीपन का स्तर लक्स में, ये भी हो गया था। बोले सबसे ज्यादा कहाँ पर? ऑपरेशन टेबल पे। ऑपरेशन टेबल पे कितना? 2000। प्रदीपन तल पर प्रकाश का वितरण समान प्राप्त हो इसके लिए स्थान ऊंचाई का अनुपात कितना? 1:2 के बीच में होना चाहिए। मतलब स्थान जहां पर हम लगाएंगे और ऊंचाई, ये दोनों का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना? अनुपात कितना? 1:2। मतलब 1 मीटर अगर स्थान होगा तो 2 मीटर का हाइट होगा। समझ रहे? दुगुना होगा। 2 मीटर अगर स्थान होगा तो कितना मीटर का हाइट होगा? 4 मीटर। तो आपको चारों तरफ समान रूप से प्रकाश बिखरा हुआ मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको चारों तरफ समान रूप से बिखरा हुआ प्रकाश नहीं। प्रत्यक्ष प्रदीपन, प्रत्यक्ष प्रदीपन का मतलब होता है एक डायरेक्ट लाइट होता है, एक इनडायरेक्ट लाइट होता है। डायरेक्ट लाइट होता है, चला जैसे अभी ये जो है ये अभी इनडायरेक्ट लाइट है, सीधा मेरे ऊपर यहां से पड़ेगा, ये डायरेक्ट लाइट है। अभी ऐसे पड़ रहा है तब रिफ्लेक्ट होकर मेरे ऊपर आ रहा है, इनडायरेक्ट लाइट है। समझ रहे? तो डांस बार वगैरह में इनडायरेक्ट लाइट होता है, बेडरूम में इनडायरेक्ट लाइट होता है, ऑपरेशन टेबल पे डायरेक्ट लाइट होता है। ए देखो कौन बता रहा है तो। एक होता है प्रत्यक्ष प्रदीपन, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रदीपन। प्रत्यक्ष मतलब हो गया करे जनगण मन, डायरेक्ट लाइट और इनडायरेक्ट लाइट। हर जगह सर डायरेक्ट लाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत जगह पे इनडायरेक्ट लाइट का प्रयोग करते हैं। अतः प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए उपयोगिता गुणांक का मान 0.4 से 0.6 तक तथा अप्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए, अप्रत्यक्ष मतलब हो गया इनडायरेक्ट लाइट के लिए, व्यवस्था के लिए इतना से इतना तक लिया जाता है उपयोगिता गुणांक का मान। उपयोगिता गुणांक यह बताता है कि वह लाइट हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगिता गुणांक लिख लो कहीं पर। उपयोगिता गुणांक यह बताता है, उपयोगिता गुणांक यह बताता है कि वह प्रकाश हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता गुणांक यह बताता है कि वह प्रकाश हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगिता गुणांक यह बताता है कि वह प्रकाश हमारे लिए कितना उपयोगी है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। उपयोगिता गुणांक अधिक रहने पर उपयोगिता गुणांक अधिक रहने पर उपयोगिता गुणांक अधिक रहने पर प्रत्यक्ष प्रकाश आता है, प्रत्यक्ष प्रकाश आता है और उपयोगिता गुणांक कम रहने पर, और उपयोगिता गुणांक कम रहने पर अप्रत्यक्ष प्रकाश आता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश आता है।
बताइए सर, डायरेक्ट लाइट हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है कि इनडायरेक्ट लाइट? डायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट लाइट हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है, इनडायरेक्ट लाइट हमारे लिए उतना उपयोगी। जैसे हम लोग डांस बार वगैरह में भी लाइट लगाते हैं, बेडरूम में लाइट लगाते हैं, तो वहां लाइट का ज्यादा उपयोग करने के लिए इनडायरेक्ट नहीं लगाते हैं। जहां लाइट का ऑपरेशन थिएटर में लाइट का ज्यादा उपयोग है तो वहां डायरेक्ट लाइट लगाते हैं। जहां लाइट की उपयोगिता ज्यादा है वहां डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रदीपन की अप्रत्यक्ष प्रदीपन। हाँ, कहता है प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए उपयोगिता गुणांक का मान देखो ज्यादा है, 0.4 से 0.6 तक, और अप्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था में कितना से कितना, 0.1 से 0। प्रकाश पंखा, प्रकाश कौमा पंखा, परिपथ में प्रदाय बिंदु मतलब जहां से सर प्रकाश करंट मिलता है, ते परिपथ के किसी बिंदु तक का वोल्टता, वोल्टा ताप नहीं, वोल्टा ताप नहीं, वोल्टेज ड्रॉप लिखा हुआ है इंग्लिश में। वोल्टा पात सही है, पात का मतलब होता है लॉस, वोल्टा पात का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप बोले तो लॉस। निर्धारित इनपुट वोल्टेज का कितना परसेंट, 2% +1 वोल्टेज तथा पावर लोड शक्ति भार के लिए यह मान निर्धारित इनपुट का कितना से कितना परसेंट, 5 से 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि पंखा के लिए या प्रकाश के लिए जो हम लोग वोल्टेज लेते हैं उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर पावर शक्ति भार मतलब हो गया बहुत अधिक पावर, अगर हम ले रहे हैं हाई वोल्टेज ले रहे हैं, जैसे 15 एम्पियर हीटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एसी के लिए, तो वहां पर जो लॉसेस होना चाहिए कितना से कितना परसेंट से अधिक नहीं। नॉर्मली कितना परसेंट, 2% +1 हो सकता है। जैसे 2% जितना निकालिएगा उसमें एक जोड़ दीजिए। कहता है नदी क्रॉसिंग, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिक्स है, इतना ही रखना है। जैसे सर अगर नदी को क्रॉस करेगा कोई तार तो कितना हाइट होना चाहिए, कितना वोल्ट का होगा, ये सब बातें फिक्स है। कहता है जब नदी के पार्ट यानी चौड़ाई अधिक हो, बोलन रे, हाँ जी, इनडायरेक्ट लाइट का रूम में, बेडरूम में डायरेक्ट लाइट लगाते हैं, स्टडी रूम में डायरेक्ट लाइट लगाएंगे, बेडरूम में इनडायरेक्ट लाइट लगाएंगे। ज्यादा लाइट लगा दोगे बेडरूम में तो बेसी रोशनी गड़बड़े ना, जब सोने में दिक्कत होगा। इनडायरेक्ट लाइट वहां लगता है जहां लाइट की जरूरत कम हो, जहां लाइट की उपयोगिता कम हो। अब कुछ कुछ लोग बेडरूम में भी लगा लेते हैं 80 वाट के बल्ब, वो कर्मोन है, जबकि लगाना चाहिए इनडायरेक्ट लाइट। जब नदी का पाट चौड़ाई अधिक हो तो 12.4 मीटर लंबे दोहरे पोल, डबल पोल समझता है, ये अगर नदी का क्रॉसिंग है चला, यहां पर एगो पोल पे ही खड़ा नहीं होगा, डबल पोल ऐसे खड़ा होगा, और तब करंट कोई पार से ऊपर ले जाए। कहते हैं दोहरा पोल कितना लंबा, संरचना द्वारा टावर लगाकर नदी पार किया जाता है। इस स्थिति में जल स्तर व चालक तार के बीच कितना केवी लाइन, 11 केवी लाइन के लिए कितना मीटर से कम स्थिति अंतर क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 11,000 वोल्ट है, कम से कम कितना मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो बोलो। यानी 11 केवी अगर लाइट तुम नदी का पार करवाते हो तो कम से कम कितना मीटर हो, 4.5 मीटर। वैसे कितना मीटर तक लेके जा सकते हैं, 12 कहेगा महत्तम कितना तक हाइट ले जा सकते हैं, 12.4 मीटर। और कहेगा कि अगर 11 केवी लाइन है तो उसके लिए कितना मीटर ले जाएंगे, 4 ऐसे भी सर 33,000 वोल्ट से ज्यादा होता नहीं है। तुम गौर से देखो तो 12.4 है, 4.5 है, ये 11 है, 11 तिया 33 और 4 तिया 12, बोलो
लगभग हर 11 केबी पे 4 मीटर बढ़ जाएगा हाइट पोल का, समझे। अब कहता है वोल्टा स्टेशन के इसमें दिया वोल्टेज स्टेशन के अंदर स्टेशन के बाहर, ये बड़ी लाइन में और ये क्या छोटी लाइन में, स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर, ये सब दिया हुआ चला। 11 केबी तक होगा तो स्टेशन के अंदर मतलब पावर स्टेशन जहां पावर जनरेट हो रहा है उसके अंदर 10 मीटर, बाहर जाओगे तो उसी तरह अगर 11 केबी से 33 केबी होगा तो कितना मीटर, 10 मीटर, 7.6 मीटर से कम चल जाएगा। 33 केबी से 66 केबी 10.3 बाहर जाएगा 7.9। इसी तरह छोटी लाइन अगर होगा तो 8.6, 6.3, 8.8, 6.4, 9.1, 7, 6.7, ये फिक्स है डेटा। ये सब तुमको ITI अगर करोगे तो ये तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ना है, ये डेटा तुमको प्रैक्टिकल में लिखना होगा। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग मामला होता है, लेकिन कॉलेजों में आपको कहेगा कि बड़ी लाइन और छोटी लाइन के डेटा को प्रैक्टिकल वर्कबुक में सजाएं। ये डेटा फिक्स है जो आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, याद नहीं करने लग जाना, रट्टा ने मार। कहता है यहाँ चालक तार 500 केजी तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के नहीं होना चाहिए। मतलब 500 केजी लटका दो तब भी वो टूटे नहीं, ऐसा तार होना चाहिए। अगर 500 केजी से कम में टूट गया तब तो चला, थोड़ा बहुत आंधी वांधी भी आएगा ना तो के गिर जाए। कम से कम कितना लोड सह सकता है, 500 केजी लोड सह सके, 500 केजी तक तना सके, उतना पावर उस तार में होना। कहता है यहाँ चालक तार 500 केजी तन सामर्थ्य से कम सामर्थ्य का नहीं होना चाहिए। विद्युत लाइन व सड़क के बीच न्यूनतम अंतराल, देखो 250 वोल्ट तक का लाइन है, तो सड़क पार करने हेतु अगर सड़क पार कर रहा है तो कितना वोल्ट का, भैया 5.8 मीटर हाइट होना चाहिए जमीन से। और अगर 250 वोल्ट से 650 है तब भी 5.8 चलेगा, लेकिन 11 केबी पर 6.1 मीटर, 33 केबी पर भी कितना 6.1, मिनिमम है, मैक्सिमम 12.4 तक जा सकता है। फिर ऐसा सड़क के साथ चलते हुए, एक होता है सड़क को पार करना, एक होता है सड़क के साइडे साइड चलना, बोलन रे। उसमें भी तुम्हारा क्या है, 250 वोल्ट तक के लिए 5.5 मीटर, 250 से 650 तक के लिए 5.5, 11 के भी 5.8 और 33 के भी 6.1। ये जो मामला है ये थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। कौन सा, सड़क के साथ साथ सड़क को पार, ये सब चला नया जोड़े हैं कि कुछ डेटा जो है ALP में पूछ दिया था, मेरे पुराने वाले किताब में ये डेटा नहीं है, लेकिन कुछ नया नया जोड़े हैं इसलिए क्योंकि मामला सर फंस रहा था। मामला इसलिए फंस रहा था, क्वेश्चन पूछ सड़क पार करते हुए 250 वोल्ट है, बताओ कितना मीटर हाइट होना चाहिए। ये तो सीधे चला लिख देना है 5 दशमलव कितना मीटर, 8 मीटर, आंसर हो जाएगा। अरे जब मन तब नींद खुला चल दिए, तो हम लेट आते हैं ऊपर से तुम लेटा हो। सिरोपरी लाइन जानते हैं, सर के ऊपर से जो लाइन जाता है, रे सिरोपरी लाइन के नीचे रक्षण के लिए 10 SWG बोले तो स्टैंडर्ड वायर गेज के गैल्वेनाइज्ड आयरन तार की लैचिंग समझते हो, क्या होता है लैचिंग? यही तार की लैचिंग का मतलब यहाँ लचीलेपन से है, जो लचीलापन लटकेले नहीं रहता है इसे, इसको हम लैचिंग कहते हैं। कितना का प्रयोग करना चाहिए, 10 SWG का। कितना SWG का, 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का। अगर लैचिंग नहीं दोगे तो चला टूट जाएगा खट से, तुम तार को पूरा का पूरा तान दोगे ना तो जरा सा हवा बहेगा पटाख से टूट जाएगा। अतः विद्युत लाइन एवं भवन के बीच न्यूनतम अंतराल 250 वोल्ट से 650 वोल्ट होगा। भवन से ऊर्ध्वाधर स्थिति में अंतर, मतलब आपका जो घर है इससे ऊपर जो लाइन गुजरेगी तो आप पूरा सटा के नहीं बना सकते हैं,
250 वोल्ट से 650 वोल्ट है तो आपके घर से ऊपर कम से कम कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर। और भवन में क्षैतिज स्थिति में अंतर, ये तो ऊर्ध्वाधर में हो गया। क्षैतिज स्थिति बगल में, क्षैतिज स्थिति मतलब बगल में कितना मीटर? कम से कम 1.25 मीटर। ये अगर आपका घर है तो कम से कम 1.25 मीटर दूरी होना चाहिए। और ऊर्ध्वाधर में कितना होना चाहिए? कितना केबी? कितना वोल्ट? 250 से 650। वही अगर 11 केबी हो जाएगा तब हाइट होना चाहिए 3.66। और भवन से क्षैतिज दूरी 1.25 भी चलेगा। बोलो। अगर 33 केबी है तो हाइट 3.66 होना चाहिए और बगल में कितना? भवन से 1.83 मीटर होना कम से कम। और 33 केबी के ऊपर होगा 3.66 तो होवे करेगा, प्लस 0.305 प्रति 33 केबी। मतलब जितना 33 केबी के बाद जितना 33 केबी बढ़ेगा, प्रति 33 केबी इतना दूरी हाइट बढ़ा देंगे ऊपर। और ये 1 पॉइंट किधर गया? 1.83 तो होवे करेगा, 0.305 यहाँ भी 0.305 है। प्रति 33 केबी उसका खंड बढ़ा देंगे। नहीं समझा होगा? अगर मान लो यहाँ 33 केबी है प्लस 66 केबी हो गया, 3.66 में प्लस कर देंगे 2 गुना 2 गुना 0.305 इतना बढ़ा देंगे। सर ये रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल है कि इतना हाइट अगर आपका नक्शा पास होगा ना तो आपके सर घर के ऊपर से जो 11,000 गया है, 33,000 गया है, तो उतना आपको नीचे बनाना होगा। आप उतना सटा के उसमें नहीं बना सकते, क्योंकि विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ से पिछा हुआ रहता है। तो पता चला कि इतने हाइट पर इतना छत है, इतने हाइट पर दे दिया, बच्चा उच्चा जाएगा खेलने से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत तगड़ा होता है, इसलिए ये हाइट फिक्स है। इतना हाइट कम से कम आपको छत से ऊपर रखना पड़े। कहते भूसंपर्क, भूसंपर्क बोले तो अर्थिंग, भूसंपर्क बोले तो क्या? इस चैप्टर में ये सब पॉइंट सर बहुत सारा है जो याद करना। तथा वायरिंग संबंधी प्रमुख इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अतः घरेलू संस्थान का आकलन तैयार करते समय हर का भार प्रतिरोधक और प्रेरणी भार के श्रेणी पर विचार करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि कहां कहां आप लोड लगा रहे हैं, कितना लोड लगा रहे हैं, कितना प्रेरण लगा रहे हैं। प्रेरण मतलब वह जो एनर्जी कंज्यूम करे या एनर्जी स्टोर करे। एनर्जी क्या करे? स्टोर करे। कहां पर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस आप लगा रहे हैं? जैसे आप देखिए कैमरा, कैमरा एनर्जी स्टोर भी करता है, इसमें बैटरी लगा हुआ है। बल्ब है आपका, एनर्जी स्टोर नहीं करता है, ये लेता है, वो दे देता है। बोलो रे। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो चार्ज में भी लगे होते हैं और साथ साथ आउटपुट भी देते हैं, उसको हम प्रेरण लोड कहते हैं। जैसे आपका कैमरा है अभी लगा हुआ, ये प्रेरण लोड है। इन्वर्टर बैटरी क्या है? प्रेरण लोड है। सर आउटपुट भी देता है और सेम टाइम में ऊर्जा स्टोर भी करता है। इस पर आपको विचार करना होगा कि घर में जो हम लगा रहे हैं वायरिंग, इसमें कितना प्रेरण लोड है और कितना भार लोड है। डायरेक्ट भार प्रतिरोधक हो गया पंखा, बल्ब। अब प्रेरण लोड हो गया आपका कथी? कैमरा, इन्वर्टर। उस पर विचार कीजिएगा, उसी हिसाब से ना वायरिंग कीजिएगा हो, उसी हिसाब से अर्थिंग देंगे। मान लो ये घर में हम कभी आयरन नहीं लगाएंगे, तो आयरन नहीं लगाएंगे तो हमको पावर प्लग देने की जरूरत नहीं है। बोलो। कहते हैं उस पर विचार करना चाहिए। सब क्वेश्चन चला, अगर अभी खाली सुन लोगे तो पढ़ोगे तो अपने पता चल जाएगा क्या होगा आंसर देगा। बताइए, निम्न में से वायरिंग करते समय इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार किस पर विचार नहीं करना चाहिए? एगो दे देगा पंखा के स्पीड पर, दूसरा दे देगा भार पर, तीसरा दे देगा तार पर, चौथा दे देगा स्विच पर। तो कहेगा किस पर विचार करना चाहिए? कहेंगे भार पर। स्विच पर विचार करेंगे, जाएगो इंस्ट्रूमेंट होगा ताएगो स्विच लगा देंगे। कहते हैं घरेलू संस्थान, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का
आकलन बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युत उपकरणों के किलोवाट के योग के आधार पर किया जाता है। हाईलाइट करो, जितना इंस्ट्रूमेंट है सबका जो किलोवाट क्षमता होगा उसी के आधार पर लोड का आकलन करते हैं। अभिमन्यु जी, किसमें कैलकुलेट करना चाहिए सर? किलोवाट में। सुनता है कोई आएगा कहेगा कितना किलोवाट का लोड है, आपके घर में कितना किलोवाट का लोड है, उसी हिसाब से एमसीबी डालेंगे, उसी हिसाब से इन्वर्टर लीजिए। हम लोग कहते हैं 5 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का है, बोलन रे। तो किलोवाट लोड जो हम लोग कहते हैं ना, किलोवाट में ही सारे लोड को कंक्लूड करना चाहिए। उसी हिसाब से स्विच लगेगा, उसी हिसाब से जनरेटर का लगेगा, उसी हिसाब से इन्वर्टर लगेगा। तो घर का लोड को किसमें, घरेलू लोड को किसमें कैलकुलेट करते हैं? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आईई नियम के अनुसार उच्च दाब लाइन, यानी हाई वोल्टेज, उच्च दाब नहीं, उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार को जमीन से कितना फीट, 20 फीट या 6.096 मीटर दूरी से कम नहीं होना। अगर आप तार लेकर जा रहे हैं हाई वोल्टेज वाला, तो जमीन से कम कितना होना चाहिए? 30 फीट या 6.096। अतः आई नियम के अनुसार निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइनों हेतु सबसे नीचे वाले तार का जमीन से हाइट कितना होना चाहिए? 5.791 मीटर या 19 फुट, मीटर या 19 फुट दूरी होनी। ये किसका है? निम्न व मध्यम का। वही अगर हाई होगा तब कितना होना चाहिए? 20 फीट या 6.096 मीटर। अब यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्ट से कम हो तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमन के अनुसार वोल्टेज परीक्षण कितना पर करना चाहिए? यानी अगर 1000 वोल्ट से कम वोल्टेज का यूज हम लोग कर रहे हैं तो कम से कम जो वोल्टेज परीक्षण होना चाहिए, वोल्टेज टेस्टिंग, वो कितना वोल्ट पे होना चाहिए? 2000 वोल्ट पे होना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अंतर्गत 3 फेज, 5 मतलब होता है फेज, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर होता है। चला 3 फेज सुना है, 3 फेज लाइन आ रहा है, तो 3 फेज लाइन में हम आपको पढ़ाएंगे आगे स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ये हो गया 3 गो फेज। ये जो चौथा वायर है इसको कहते हैं न्यूट्रल। चौथा वायर को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। कहते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम के उत्पादन, प्लांट, उपकेंद्र और वितरण तंत्र पर भूमि से संबंधित होना चाहिए। मतलब इस सब में अर्थ होना, कहीं भी 3 फेज अगर यूज करना है बिना अर्थ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि चला अगर झटका लगा, करंट पकड़ाया तो तुम्हारा मरना तय है। सिंगल फेज में बच भी जाएगा, 3 फेज में नहीं बचेगा। यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक हो तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समानांतर लगाना चाहिए। बताओ, अगर मान लो ये भूमि है और भूमि चला मिट्टी जो है बहुत ज्यादा कुचालक है, यानी एकदम जो है बालू है, पत्थर है, भींगा हुआ नहीं है, सूखा हुआ तो प्रतिरोध ज्यादा न होगा। तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम करने के लिए एक और इलेक्ट्रोड गाड़ देंगे, आप दोनों को किसमें लगाएंगे? समानांतर। समानांतर में प्रतिरोध कम न हो जाता है, अब प्रतिरोध कम हो जाएगा, तेजी से धारा आएगा नीचे। समानांतर में प्रतिरोध कम की ज्यादा? समानांतर में प्रतिरोध होता है कम। समानांतर में चला प्रतिरोध होता है क्या? कम। कहता ये है कि अगर मान लो कोई जहां पर हम अर्थिंग लगा रहे हैं वहां का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, एकदम बालू है, मिट्टी है, एकदम रूखा है, सूखा है, विरोध करेगा विद्युत धारा का ज्यादा। इसलिए देखना अर्थिंग वगैरह में पानी डालते हैं, पानी डालते हैं या नमक डालते हैं, क्या करेगा? चालन तेज कर देगा, समझ रहे? इसीलिए देखना अर्थिंग जब भी करेगा ना गीली मिट्टी में करेगा, की मिट्टी में नहीं करेगा। गीली मिट्टी में जब करेगा तो विद्युत का चालन तेजी से हो पाएगा।
जो भी विद्युत जाने का होगा तेजी से चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध क्या है, अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा है तो विरोध न ज्यादा है। अब विरोध ज्यादा है चला तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। इसलिए इसके समानांतर में एक और इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो समानांतर में प्रतिरोध का मान कम होता है। जैसे अगर तुमको नहीं पता है तो इसे पता करो। ये अगर मान लो 2 ओम है और ये 3 ओम है, यहाँ समानांतर में कुल प्रतिरोध निकालोगे तो 2 × 3/2 + 3, 6/5 = 1.2 ओम। यही अगर श्रेणी में रहेगा 2 ओम और 3 ओम तो यहाँ समतुल्य प्रतिरोध 2 + 3 = कितना हो जाता है, 5। समानांतर में प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो जाता है और श्रेणी में प्रतिरोध का मान उच्चतम हो जाता है। पता है अगर कोई जमीन जहाँ पे हम करंट का अर्थिंग गाड़ रहे हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा रूखा हो, सूखा हो, पत्थर हो, तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक हो, मतलब जितना मान होना चाहिए उससे अधिक हो, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के सामने लगा देना चाहिए। एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड जो है ये भूमि इलेक्ट्रोड के समानांतर में लगा देना चाहिए। कैसे लगा देना चाहिए, समानांतर में लगा देंगे सर तो प्रतिरोध का मान कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा तेजी से आ जाएगी। बोलो। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापन करते समय मेन स्विच कितना मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई पर और अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा होना चाहिए। तब ये हुआ कंड्यूट पाइप, मतलब जो जमीन के अंदर से जो पाइप जा रहा है जिसमें हम लोग तार लेकर जा रहे हैं, वो लगातार होना चाहिए कि कहीं कहीं खुलल खुलल होना चाहिए। और सर मेन स्विच जो होना चाहिए वो मेन लाइन जो होना चाहिए, कहता है स्थापना करते समय कौन स्विच, मेन स्विच। मेन स्विच समझता है ना, मेन स्विच लाइन से जुड़ा होगा कि अर्थ से। तो मिनिमम कितना मीटर हाइट होना चाहिए, 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए। कहता है ट्रांसमिशन लाइन में टॉप पोजीशन, बताए भी तो चला, टॉप पोजीशन पर अर्थ रहता है कि मेन, बोलन रे। यहाँ पर लाइन एक न्यूट्रल, ये हो गया क्या, अर्थ। कहता है ट्रांसमिशन लाइन में टॉप पोजीशन पर अर्थ कंडक्टर को रखा जाता है जो कौन वायर का होता है, वहां भी आई वायर का होता है, हाइलाइटेड। जो किस वायर का होता है, जीआई वायर। अतः वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस समय हम 2 प्रकार का वायर आपको पढ़ाए थे, द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक क्लीट वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। क्लीट वायरिंग ये है जो लूज वायरिंग हम लोग करते हैं, समझे। इसमें जो चालक हम लोग यूज करते हैं उस पर इंसुलेटर का कवर चढ़ाया हुआ, जो चढ़ाया हुआ है उसमें हम लोग क्लीट का प्रयोग करते हैं, लूज वायरिंग का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ओपन वायरिंग आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपको केबल का ही प्रयोग करना है, तार का प्रयोग नहीं करना। केबल मतलब जिसपे कवर लगा हुआ हो कि नहीं लगा हुआ, मतलब उस पे इंसुलेटर का कवर लगा हुआ हो उसी का प्रयोग करना है, तार का प्रयोग नहीं करना। पता है वोल्केनाइज्ड इंडियन पर पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक क्लीट वायरिंग में प्रयोग किया जाता। घरेलू अनुप्रयोग के लिए भूसंपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान कितना है, अर्थ जो हम लोग डालते हैं उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना ओम होना चाहिए, 1 ओम, उससे ज्यादा। पृथ्वी का प्रतिरोध है चला कितना, 0। पृथ्वी का विभव है 0, धारिता है अनंत, समझे। कहते हैं मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध है 1000 ओम। अब तुम सोचो हमारे शरीर का प्रतिरोध है 1000 ओम, मान लेते हैं कि हीटर है, इसमें करंट आ गया, ये करंट इसमें आ गया, इधर से अर्थेड है, यहाँ का अर्थ का प्रतिरोध है 1 ओम, समझे। हमारा शरीर जो इसको हम छू रहे हैं इसका प्रतिरोध है 1000 ओम। विद्युत धारा जब भी जाएगा कम प्रतिरोध का, कम विरोध वाला मार्ग चुनेगा, कम विरोध तो इधर ना है रे, विद्युत धारा खट खट इधर चल जाएगा, तुमको करंट नहीं लगे, कम लगे। बोलो।
कहता घरेलू अनुप्रयोग के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान कितना ओम है? भू संपर्कन गर्त के भीतर, गर्त मतलब नीचे, मैं कहता गर्त में चले जाओगे मतलब कहां चले जाओगे? नीचे। गर्त के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड ऊर्ध्वाधर रखा जाना चाहिए। बताओ, जमीन के अंदर जो डालते हैं खड़ा रखते हैं कि टेढ़ा रखते हैं? जब भी इलेक्ट्रोड रॉड कुछ भी डालते हैं तो खड़ा रखते हैं कि टेढ़ा रखते हैं? कारखानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए गुप्त नलिका वायरिंग, कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब ये हुआ, कारखाना जो बहुत बड़ा बड़ा चलता है उसमें सर ऊपरे ऊपर वायर ने देखा देखा के ले जाया जाता है, गुप्ते गुप्त वायर रहे जमीन के अंदर, ताकि पता न चले और कोई ऐसा न कर दे कि चला कि पे पकड़ के शॉर्ट सर्किट कर, करोड़ों का नुकसान हो जाए। जब भी करेंगे कंसील्ड करेंगे। कंसील्ड का मतलब होता है जमीन के अंदर। हुआ क्या? पहले क्या चीज बोला? ये हल्ला कर रहे हैं? अब यही सब काम करेगा तुम लोग? अरे छोटा चोर सा।